स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन के लिए सब्सटेंस का 1 मोल बने। बेटा स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है? स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन कहती है कि कंपाउंड का 1 मोल बने, कंपाउंड के 2 मोल ना बने, क्योंकि इसका यूनिट किलो जूल पर मोल होता है। तो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन के लिए कि अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस फाउंड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स, 1 मोल सब्सटेंस का बने उसके एलिमेंट से बने, तो उसको हम क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब आते हैं स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन। बेटा स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन, ठीक है। कंबशन का मतलब होता है जलना, तो ये अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज, अमाउंट होगा एंथैल्पी चेंज का, अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस burn with excess of oxygen, ठीक है। एट स्टैंडर्ड कंडीशन, बेटा इसमें क्या होगा? सब्सटेंस का 1 मोल जलेगा, मीथेन का 1 मोल, इथेन का 1 मोल, प्रोपेन का, ब्यूटेन का 1 मोल जलेगा, कंप्लीटली जलेगा। एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, जाहिर ऑक्सीजन जितनी उसके लिए चाहिए जलाने के लिए उतनी अवेलेबल हो ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन कम होगी तो जाहिर है कंप्लीट कंबशन होगी नहीं उसकी, और उसके बाद जो हीट रिलीज होगी उस हीट को क्या कहेंगे? हीट ऑफ कंबशन कहते हैं। तो कंबशन ऑलवेज एक्सोथर्मिक होती है बेटा। अब हीट ऑफ फॉर्मेशन में भी इंडोथर्मिक और, ठीक है, हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है बेटा, हीट ऑफ फॉर्मेशन में भी एक्सो और एंडो दोनों हो सकते हैं, क्योंकि एंडोथर्मिक भी चेंजेस होती हैं इसके अंदर। जैसे कार्बन डाइसल्फाइड की हीट ऑफ फॉर्मेशन एंडोथर्मिक है, हाइड्रोजन आयोडाइड की हीट ऑफ फॉर्मेशन एंडोथर्मिक है, मोस्टली एक्सोथर्मिक होते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन, मोस्टली हीट ऑफ फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक है, मगर एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक दोनों है, मगर कंबशन, ठीक है, ऑलवेज एक्सोथर्मिक है। देखो बेटा कंबशन जो है ना, एक्सोथर्मिक है। कंबशन क्या है बेटा? एक्सोथर्मिक होती है ज्यादा, मतलब मोस्टली, ठीक है। अच्छा, अब कंबशन किसकी कर रहे हैं हम? मीथेन की। मीथेन गैस को जलाएंगे 1 मोल को, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, 2 मोल ऑक्सीजन के, तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का बनेगा और 2 मोल वाटर के बन जाएंगे, और डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। और ये वैल्यूज लिखी हुई है बेटा इसके अंदर एक्सोथर्मिकेशन के लिए। अच्छा देखो, मीथेन की हीट ऑफ कंबशन लिखी हुई है -89 पॉइंट, ये वैल्यूज याद नहीं करनी है आपको, क्योंकि कितनी वैल्यूज तो याद हो ही नहीं पाएंगे आप लोगों से, मगर एक्सोथर्मिक है -890.4, तो बेटा वैल्यू कितनी है? -890.4 किलो जूल। ये हीट ऑफ कंबशन है किसकी? मीथेन की। अच्छा अच्छा, ऐसे हीट ऑफ कंबशन किसकी? हाइड्रोजन की भी है बेटा, हाइड्रोजन की भी हीट ऑफ कंबशन है। तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन
मिलकर क्या बनाएंगे, H2O लिक्विड बनाते हैं। और वैल्यू कितनी है हीट ऑफ कंबशन की, ये हाइड्रोजन की हीट ऑफ कंबशन है बेटा। हाइड्रोजन को जलाएंगे ऑक्सीजन के साथ, ऊपर मीथेन को जला रहे थे ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। वैल्यू क्या होगी इसकी, -285.8 किलो जूल। ये हीट ऑफ कंबशन हाइड्रोजन की है। ऐसे हीट ऑफ कंबशन किसकी होगी, अच्छा ग्रेफाइट की भी है। प्लस ऑक्सीजन, क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। और ग्रेफाइट की कितनी वैल्यू है, 393.5, 393.5। तो अब इसका मतलब है जो हम जो यूज करते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, तो हम ग्रेफाइट यूज करते हैं। अच्छा उसके बाद है डायमंड, प्लस ऑक्सीजन, क्या बन जाएगा, इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, मगर वैल्यू का फर्क है। डायमंड की हीट ऑफ कंबशन उतनी नहीं है, 395.4, 395.4 किलो जूल। बेटा ये डायमंड की हीट ऑफ कंबशन है। इसके अलावा सल्फर रोम्बिक की, सल्फर मोनोक्लेनिक की, मीथेन, इथेन, इन सब की हीट ऑफ कंबशन है। देखो बेटा इथेन की हीट ऑफ कंबशन, अगर हम इथेन को जलाएंगे ऑक्सीजन के साथ, इथेन को जला रहे हैं और इथेन गैस है, ये ऑक्सीजन भी गैस है, तो हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और दूसरा क्या मिलेगा, H2O। अच्छा इसको हमने बैलेंस करना है बेटा। बैलेंस किस तरह करेंगे, कार्बन के 2 एटम है, इधर 2 लगा दें हम, हाइड्रोजन के 6 एटम है, इधर 3 लगा दें हम, और इसकी वैल्यू कितनी है हीट ऑफ कंबशन की, इथेन की हीट ऑफ कंबशन है -1560, -1560 किलो जूल। तो बेटा ये हीट ऑफ कंबशन है। ऐसे बेंजीन की हीट ऑफ कंबशन होगी। अच्छा इथिन की भी हीट ऑफ कंबशन है, इथाइन की भी है, ग्लूकोज की भी है, बेंजीन की भी है, सबकी हीट ऑफ कंबशन दी गई है। वैल्यूज याद नहीं करनी, आपको बता रहा हूं मैं बेटा, वैल्यूज याद नहीं करनी आप लोगों को। सिर्फ देखो कि अगर कोई इक्वेशन देकर आपसे पूछा जाएगा इस हीट को क्या कहा जाएगा, तो अब देखो अगर वो चीज जल रही है तो उसको हम कहेंगे हीट ऑफ कंबशन। अब देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना रहे हैं, तो इसका मतलब है हाइड्रोजन ऑक्सीजन की कॉम्बिनेशन हो रही है, हाइड्रोजन जल रही है ऑक्सीजन के साथ और वाटर बन रहा है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। इससे मीथेन ऑक्सीजन के साथ जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना रही है। इथेन की भी कंबशन हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। तो कंबशन के ज्यादातर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के कंबशन के प्रोडक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर है। कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा और हीट रिलीज होगी, हीट रिलीज होगी, इसको हीट ऑफ कंबशन कहा जाएगा। तो बेटा ये इनकी वैल्यूज दी गई है, रिएक्शन ही गिवन है, ये हीट ऑफ कंबशन की वैल्यूज दी गई है आपको, ठीक है। और इसको लिखेंगे कैसे हम, डेल्टा HC लिख देंगे इधर। कंबशन के लिए C का मतलब है कंबशन, और फॉर्मेशन के लिए F लिख देते हैं हम। तो ये था हीट ऑफ कंबशन बेटा, हीट ऑफ कंबशन था ये। अब आते हैं स्टैंडर्ड हीट ऑफ एटमाइजेशन। तो अब देखो आपको सिर्फ रिएक्शन को पहचानना है कि अगर आपको रिएक्शन देकर पूछा जाए कि ये स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन है, ये स्टैंडर्ड हीट ऑफ एटमाइजेशन है, ये स्टैंडर्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है, या हीट ऑफ सॉल्यूशन है, तो बेटा रिएक्शन को देखकर आपको सिर्फ पहचानना है कि ये कंबशन हो रही है। सपोज करते हैं ये रिएक्शन आपको दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है इस हीट को क्या कहा जाएगा, एटमाइजेशन कहा जाएगा, कंबशन कहा जाएगा, फॉर्मेशन। तो बेटा फॉर्मेशन तो नहीं हो रही है, फॉर्मेशन के लिए कंडीशन थी, फॉर्मेशन में ये तो था कि सब्सटेंस का एक मोल बनेगा, 1 मोल बनेगा, मगर बनेगा उसके एलिमेंट से, ठीक है, स्टैंडर्ड स्टेट में, ठीक है। तो ये हीट ऑफ कंबशन है। अगर और क्या आप कंबशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप लोग, बेंजीन है C6H6 प्लस ऑक्सीजन
ये बेंजीन लिक्विड में होगी, इसलिए ए लिखेंगे इधर, यहाँ पे लिखेंगे गैस और बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, H2O बनेगा। हाँ अब देखो इसको बैलेंस करने के लिए इधर 6 लगा दो, हाइड्रोजन 6 है इधर, इधर 3 लगा दो बेटा, हाइड्रोजन 6 हो जाएंगी। ऑक्सीजन कितनी हो जाएंगी, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करके 12, 12 और 3 कितनी होगी, 15 होगी, तो 15/2 लिख दो, 15/2 या 7.5 लिख दो बेटा। ऑक्सीजन 2 को 6 से 12 और 3 15 हो गए, तो 15/2। और डेल्टा एच की वैल्यू गिवन है आपको, डेल्टा एच सी हीट ऑफ कंबशन कितनी भी गिवन है, बेंजीन की हीट ऑफ कंबशन, बेंजीन की हीट ऑफ कंबशन है -32 68 किलो जूल। तो ये बेंजीन की हीट ऑफ कंबशन है। अब आते हैं हीट ऑफ एटमाइजेशन। बेटा स्टैंडर्ड हीट ऑफ एटमाइजेशन, अब स्टैंडर्ड तो समझ गए होंगे कि कंडीशंस है बेटा स्टैंडर्ड के लिए, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर हो, और उस पर जो हीट मालूम करते हैं उसको स्टैंडर्ड हीट बोलते हैं। फिर स्टैंडर्ड हीट कंबशन हो, न्यूट्रलाइजेशन हो, या फॉर्मेशन हो, या एटमाइजेशन हो। ठीक है, तो एटमाइजेशन का मतलब होता है कि मॉलिक्यूल को एटम में डिसोसिएट करना। बेटा मॉलिक्यूल को एटम में डिसोसिएट करना ताकि एटम का 1 मोल बने। एटम का क्या बने, 1 मोल। ये चेंज इन एंथैल्पी, बेटा ये एंथैल्पी में चेंज आती है, चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल of gaseous atom is formed from its element। बेटा 1 मोल गैसेस एटम का बनेगा, उसके एलिमेंट से बनेगा। स्टैंडर्ड कंडीशन पे देखो, स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो 1 मोल बनेगा गैसेस एटम का बनेगा उसके एलिमेंट से, जिससे क्लोरीन है। हाफ मोल क्लोरीन गैस का ले लें आप लोग, हाफ मोल क्लोरीन गैस से क्या बन जाए, क्लोरीन का एटम बन जाए। बेटा हाफ मोल क्लोरीन को डिसोसिएट करेंगे एटम के अंदर, हाफ मोल क्लोरीन को डिसोसिएट किसके अंदर कर दिया हमने, एटम के अंदर। एटम का 1 मोल बनाए, एटम का 1 मोल बनाए तो उस हीट को हम क्या कहेंगे, हीट ऑफ एटमाइजेशन 121। और इसकी जो वैल्यू है 121 है। ठीक है, हाफ मोल हाइड्रोजन का ले लेंगे हम, इसको डिसोसिएट करेंगे एटम के अंदर, हाइड्रोजन एटम का 1 मोल बनेगा, और जो इसकी वैल्यू है एटमाइजेशन की वो होती है 218 किलो जूल। एटीएम लिख देंगे इधर, तो एटी लिख देते हैं स्टैंडर्ड। बेटा ये स्टैंडर्ड हीट ऑफ एटमाइजेशन, और ये एंडोथर्मिक चेंज है ये, क्योंकि मॉलिक्यूल को जो डिसोसिएट करता है एटम में, तो ये बेटा एंडोथर्मिक है। देखो मॉलिक्यूल जब डिसोसिएट होता है एटम में तो ये हमेशा क्या होगी, एंडोथर्मिक है। तो ये जो एटमाइजेशन है
बेटा एंडोथर्मिक चेंज है। तो एटमाइजेशन का मतलब है कि मॉलिक्यूल को एटम में डिसोसिएट करना और एटम का 1 मोल बने। देखो एटम का भी 1 मोल बने तो उसको क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड कहेंगे। बेटा स्टैंडर्ड के लिए कंडीशन है कि 1 मोल बने। तो यहां भी देखो क्लोरीन एटम का 1 मोल बना, हाइड्रोजन एटम का 1 मोल बना, 1 से ज्यादा मोल नहीं बने तो उसको स्टैंडर्ड नहीं कहेंगे। एट हीट ऑफ एटमाइजेशन तो कहेंगे हम, मगर उसको स्टैंडर्ड के लिए ये कि कंडीशन है कि 1 मोल बने एटम का, उसके मॉलिक्यूल से बने। तो देखो क्लोरीन का हाफ मोल लिया हमने गैस का, उसी से एटम का 1 मोल बने एटम का 1 मोल। रिएक्टेंट साइड को ना देखें, प्रोडक्ट साइड को देखो कि प्रोडक्ट साइड पर एटम का 1 मोल बना है बस। अच्छा उसके बाद है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। बेटा देखो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, अब न्यूट्रलाइज रिएक्शन से हिसाब के कि एसिड का 1 मोल ऑफ एच आइन फ्रॉम एसिड एंड 1 मोल ऑफ OH आइन फ्रॉम बेस रिएक्ट टू फॉर्म वाटर। 1 मोल एसिड का 1 मोल बेस का मिलकर क्या बनाते हैं, साल्ट और वाटर बनाते हैं। या 1 मोल हाइड्रोजन आयन का 1 मोल OH आयन का मिलकर वाटर बना दें, तो जो हीट रिलीज होगी उस हीट को हम क्या कहेंगे, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। बेटा H आयन और OH आयन मिलकर वाटर बना लेते हैं, उस हीट को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो डेल्टा H ऊपर 0 लगा देंगे और इसके आगे लिख देते हैं स्टैंडर्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। और इसके लिए सिंबल क्या लगाते थे बेटा, इन न्यूट्रलाइजेशन के लिए। तो ये है चेंज इन एंथैल्पी ठीक है बेटा, एंथैल्पी में चेंजिंग व्हेन 1 मोल ऑफ H आइन फ्रॉम एसिड and 1 mole of OH ion from base देखो बेटा H आयन और OH आयन की एनर्जी है, समझे। H आयन एसिड से आएंगे, OH आयन आएंगे बेस से और मिलकर वाटर बना लेंगे। तो ये है कि चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ H आयन फ्रॉम एसिड एंड 1 मोल ऑफ OH आयन फ्रॉम बेस रिएक्ट to form water is called हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। बेटा उस हीट को क्या कहते हैं, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। जब 1 मोल हाइड्रोजन आयन का एसिड से आएगा और 1 मोल OH आयन कहां से आएगा, बेस से आएगा, मिलकर वाटर बना लेंगे। तो अब देखो H आयन्स ये एसिड के, ये एसिड से आए हैं और OH आयन कहां से आए हैं, बेस से आए हैं। ये मिलकर क्या बनाते हैं, H2O बना लेते हैं, वाटर बना लेते हैं। और जो हीट रिलीज होती है इस हीट को क्या कहते हैं, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एक जैसी होगी। बेटा कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड है और रिएक्ट करता है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन सेम होगी। क्यों सेम होती है, क्योंकि वो जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन वो एक्चुअली H आयन और OH आयन की एनर्जी है। एसिड से H आयन आते हैं और बेस से आते हैं OH आयन, और वो जो हीट रिलीज हो रही है उन आयन्स की एनर्जी है। बेटा H आयन और OH आयन के मिलने की एनर्जी है, तो जाहिर H आयन और OH आयन के मिलने की एनर्जी क्या होगी, एक जैसी होगी। ठीक है 57.4 किलो जूल। तो इसकी जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है 57.4 किलो जूल। और ये एक्चुअली एनर्जी किसकी है, वाटर की फॉर्मेशन की एनर्जी है। और वाटर कहां से, हाइड्रोजन आयन और OH आयन से बना है। वाटर हाइड्रोजन आयन और OH आयन से बना है। बेटा H आयन और OH आयन मिलकर जब भी वाटर बनाएंगे तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी। उस हीट को कहते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन।
भले एसिड HCl हो, ये एसिड हो, और बेस कौन सी हो, NaOH हो, क्या बनेगा, NaCl बनेगा, वाटर बनेगा, और जो हीट रिलीज होगी वो कितनी होगी बेटा, -57.4। और वो एनर्जी है किसकी, H आयन और OH आयन की एनर्जी है। H आयन और OH आयन मिलकर जो वाटर बना रहे हैं उसी की एनर्जी है ये। तो आप सोच रहे हैं कि सर वाटर की हीट ऑफ फॉर्मेशन तो 286 थी, तो बेटा वो वाटर जो था वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बन रहा था, वो वाटर एलिमेंट से बन रहा था, वो वाटर जो बन रहा था वो एलिमेंट से बन रहा है। यहाँ वाटर आयन से बन रहा है, H आयन और OH आयन मिलकर वाटर बना रहे हैं। यहाँ बेटा देखो H आयन और OH आयन मिलकर वाटर बना रहे हैं, लिक्विड बना रहे हैं। और हमने जो हीट ऑफ फॉर्मेशन वाटर की पढ़ी थी वो थी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस से वाटर बन रहा था, हाइड्रोजन गैस से और ऑक्सीजन गैस से वाटर बन रहा था। और यहाँ पे क्या है, वाटर जो बन रहा है वो आयन से बन रहा है, H आयन और OH आयन से। तो जब भी वाटर H आयन और OH आयन से बने तो उसका मतलब वो न्यूट्रलाइजेशन है। देखो वाटर जब H आयन और OH आयन से वाटर बने तो समझ जाओ वो न्यूट्रलाइजेशन है, क्योंकि H आयन एसिड से आएंगे और OH आयन से आएंगे बेस से। और हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की एक जैसी होगी बेटा, सेम होगी, स्ट्रॉन्ग एसिड कोई भी हो, स्ट्रॉन्ग बेस कोई भी हो। अब देखो यही इसके अंदर भी यही लिखा हुआ है कि एक्चुअली वो जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो H आयन और OH आयन की एनर्जी है। अच्छा, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हम दूसरा लिख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड हमने लिखा है HNO3 और प्लस KOH बेस है, तो बनेगा KNO3 प्लस वाटर, एसिड और ये बेस। और हीट कितनी रिलीज हुई है, -57.4। तो ये सेम हीट क्यों रिलीज हुई, क्योंकि भाई सेम इसलिए रिलीज हो रही है कि यहां से H आयन आएगा, इधर से OH आयन आएगा। बेटा H आयन और OH आयन मिलकर क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे, तो जाहिर है सेम हीट रिलीज होगी। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए बेटा जो हीट रिलीज होती है वो क्या होती है, बिल्कुल सेम होती है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जो हीट रिलीज करते हैं वो सेम एनर्जी रिलीज करते हैं, क्योंकि वो एक्चुअली एनर्जी H आयन और OH आयन की एनर्जी है। अच्छा, उसके बाद है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। देखो बेटा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में क्या होगा कि कंपाउंड का 1 मोल को डिजोल्व करते हैं पानी के अंदर, कंपाउंड का 1 मोल होगा उसको डिजोल्व करते हैं वाटर के अंदर, तो जो हीट एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी उस हीट को क्या कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। कंडीशंस कौन सी हैं, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो स्टैंडर्ड कंडीशन पे। मतलब देखो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है ये जितने भी रिएक्शंस होंगे बेटा स्टैंडर्ड कंडीशन पे होंगे, ठीक है। तो ये है अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। देखो अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज, जो अमाउंट एंथैल्पी का चेंज होगा जब कंपाउंड का 1 मोल उसको डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर। देखो कंपाउंड का 1 मोल डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर, तो जो हीट रिलीज होगी, क्योंकि कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो वाटर के अंदर डिसॉल्व होने के बाद हीट रिलीज करते हैं एक्सोथर्मिक, और कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनको हीट देनी पड़ती है तब जाकर वो डिसॉल्व होते हैं। तो यह अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज when 1 मोल of substance it dissolve in water, उसको वाटर में डिजोल्व करेंगे। 1 मोल कंपाउंड को पानी के अंदर डिजोल्व करेंगे बेटा, कंपाउंड का 1 मोल पानी के अंदर डिजोल्व करेंगे। अब इसके अंदर देखो इसमें एक है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl,
सॉलिड में होता है, वाटर में डिजोल्व किया हमने तो आयंस में टूट गया, ये अमोनियम आयंस भी होंगे। AQ का मतलब एक्वस सॉल्यूशन, और दूसरा क्लोराइड आयंस भी होंगे किसके अंदर, एक्वस सॉल्यूशन में। और हीट कितनी रिलीज होगी बेटा, हीट जो होती है रिलीज नहीं होती, एब्जॉर्ब हो रही है। तो डेल्टा एच सॉल्यूशन कितनी है इसकी, 51.1। तो ये याद करना पड़ेगा कि अमोनियम क्लोराइड की जो हीट ऑफ सॉल्यूशन है ये एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक। बेटा ये एंडोथर्मिक चेंज है, इसका मतलब डिसोल्यूशन ऑफ अमोनिया इज एंडोथर्मिक चेंज, एंडोथर्मिक चेंज है। और टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सिस्टम का डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब है जब भी आप अमोनियम क्लोराइड को डिसॉल्व करेंगे वाटर के अंदर, इस तरह का रिएक्शन हो जाएगा। देखो ये रूम टेम्परेचर है, ठीक है। सिस्टम का टेम्परेचर क्या होगा बेटा, कम होगा एंडोथर्मिक चेंज में। सिस्टम का टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। जब भी एंडोथर्मिक चेंज होती है तो सिस्टम का टेम्परेचर कम होता है, और फिर सिस्टम क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है सराउंडिंग से, और उसके बाद टेम्परेचर उसका दोबारा बढ़ने लग जाए, इस तरह हो जाता है, वापस रूम टेम्परेचर पे आएगा वो। और जो एक्सोथर्मिक चेंज होती है उसमें टेम्परेचर बढ़ता है सिस्टम का, सिस्टम का टेम्परेचर, क्योंकि जब भी सपोज करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड जो चूना होता है पानी के अंदर डिजोल्व करते हैं तो रिएक्शन वेसल जो होती है हार्ड हो जाती है। देखो चूना जो होता है जब उसके अंदर हम पानी ऐड कर देते हैं तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है और सिस्टम का टेम्परेचर एकदम बढ़ जाता है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि वो जो रिएक्शन वेसल होगी बिल्कुल ही रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी हीट रिलीज करके, क्योंकि वो ये एंडोथर्मिक चेंज है, ये बेटा एंडोथर्मिक है। अमोनियम क्लोराइड के डिसोल्यूशन। अब आते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पानी में डिजोल्व करेंगे, H आयंस अलग हो जाएंगे एक्वस, और जो क्लोराइड आयंस होंगे वो भी एक्वस सॉल्यूशन में होंगे। तो जब इस तरह की कंडीशन कोई लिखी हो कि AQ लिखा हो एक्वस सॉल्यूशन, इसका मतलब है ये सॉल्यूशन हीट ऑफ सॉल्यूशन है। और ये कितनी होगी इसकी हीट ऑफ सॉल्यूशन, माइनस की 75 किलो जूल। इसका मतलब है HCl का वाटर में डिजोल्व होना एक्सोथर्मिक है। बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो एक्सोथर्मिक होगा रिएक्शन, एक्सोथर्मिक चेंज होगी। और जब एल्युमिनियम क्लोराइड को पानी के अंदर डिजोल्व करेंगे तो एंडोथर्मिक चेंज होगी। उस हीट को हम क्या कहेंगे, हीट ऑफ सॉल्यूशन। तो हमने देखो हीट ऑफ फॉर्मेशन पढ़ लिया, हीट ऑफ फॉर्मेशन में एक कंपाउंड का 1 मोल बने उसके एलिमेंट से बने। हीट ऑफ कंबशन हमने पढ़ लिया कि कंपाउंड का 1 मोल जलेगा ऑक्सीजन के साथ, बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। फिर हमने पढ़ लिया हीट ऑफ एटमाइजेशन, का मतलब है कि मॉलिक्यूल जो था वो एटम में डिसोसिएट होगा और एटम का 1 मोल बनेगा। हीट ऑफ सॉल्यूशन कि कंपाउंड को डिसॉल्व करेंगे वाटर के अंदर, जो हीट रिलीज होगी एब्जॉर्ब होगी। तो देखो हीट ऑफ सॉल्यूशन एंडोथर्मिक भी है एक्सो भी है, एंडोथर्मिक भी है देखो एक्सोथर्मिक भी है, ठीक है। दोनों चेंजेस हैं इसके अंदर। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एक्सोथर्मिक है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एक्सोथर्मिक चेंज है। हीट ऑफ फॉर्मेशन एंडोथर्मिक भी है एक्सो भी है। तो इस तरह के रिएक्शंस देकर आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये हीट ऑफ रिएक्शन है, हीट ऑफ फॉर्मेशन है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है, हीट ऑफ कंबशन है, ठीक है, हीट ऑफ एटमाइजेशन है, ठीक है, या आपको कहेंगे हीट ऑफ फ्यूजन है। तो को बेटा और भी हीट होती है। अब हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब है सॉलिड को लिक्विड में तब्दील करना। देखो H2O सॉलिड में है, H2O किस में आ गया, लिक्विड में आ गया। तो इस हीट को क्या कहेंगे हम, डेल्टा H फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे। और एंडोथर्मिक है, इंडो है।
हीट ऑफ वेपोराइजेशन, बेटा हीट ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब है H2O लिक्विड किस में तब्दील हो रहा है, H2O गैस में तब्दील हो रहा है। जरा लिक्विड को गैस में तब्दील करेंगे तो उस हीट को क्या कहेंगे हम, हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहेंगे। इंडो है ये भी, ठीक है। तो अब टाइम कंप्लीट हो गया, तो बाकी कुछ जो हीट रहती हैं जो इसके अंदर इंडिकेट नहीं की गई उनको भी पढ़ लेंगे। हीट ऑफ वेपोरेशन, हीट ऑफ कंबशन हो गया है, और कोई हीट होगी तो उसको भी हम पढ़ लेंगे बेटा।